अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और यहाँ पे हम एसिड्स और बेसिस को पढ़ रहे थे और हमने कुछ ऑक्साइड्स डिस्कस किए थे। हम केमिस्ट्री की बात करें और एक्सेप्शनल केसेस की बात ना करें ये तो हो नहीं सकता, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस क्योंकि थोड़े से होते हैं तो इसलिए याद रखने भी ईजी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन ऑक्साइड्स की कि जो एम्फोटेरिक होते हैं, जो एसिडिक भी होते हैं, जो बेसिक भी होते हैं। आइए चले लेक्चर की तरफ और आज हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की और साथ ही साथ उनकी कुछ एग्जांपल्स को भी समझते हैं और देखते हैं कि एम्फोटेरिक, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर किस तरह से शो करता है। आइए चले लेक्चर की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, हमने कुछ बातें की थी कि कैसे पीरियोडिक टेबल में मौजूद होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, और कैसे जब उनके ऑक्साइड्स बनते हैं तो उन ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि नॉन मेटल और मेटल्स को जिस तरह आप एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसी तरह उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स को भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स डिस्कस किए थे जो बेसिक होते हैं। बेसिक कौन से होंगे आपको याद होगा, जितने भी आपके मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं। इसी तरह आपके नॉन मेटल के जितने ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं। आज हम जिन ऑक्साइड्स की बात करने लगे वो हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक की बात हम इसलिए करने लगे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स हैं कि जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी दे देंगे सॉल्यूशन में और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी दे देंगे। आपको याद होगा कि हमने वाटर की बात की थी जब हम ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि आप वाटर वैसे तो न्यूट्रल है, लेकिन उसको एसिड के साथ डालेंगे वो बेस बन जाएगा और बेस के साथ डालेंगे तो वो एसिड बन जाएगा। तो जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज़ कुछ इसी किस्म की होती हैं। आप उनको अगर एसिड्स के साथ डालें तो वो बेस बन जाते हैं, बेस के साथ डालें तो वो एसिड्स बन जाते हैं। अब होता क्या है कि कुछ हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेसिस हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स या बेसिस हैं, या आप ये कह लें कि वो पक्के एसिड्स और बेसिस हैं, आप उसको जिधर मर्जी डाल दें। अगर कोई एसिड है तो वो एसिड ही रहेगा, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जिस मर्जी चीज़ के साथ डाल दें आपका सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा एसिड ही रहेगा। साथ ही साथ बेसिस में अगर हम बात कर लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, इतनी बात की कि करोसिव इन नेचर, और भी हमने इतनी इसकी बातें की आपको याद होंगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमेशा बेस रहेगी, जो मर्जी हो जाए, आप उसको जिस चीज़ के साथ मर्जी डाल दें, ठीक है। आपके कुछ कंपाउंड्स तो ऐसे हो गए कि जो एसिडिक हैं तो एसिडिक ही रहेंगे, बेसिक हैं तो बेसिक ही रहेंगे। लेकिन थर्ड आती है क्लास जिसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री हो और आपको एक्सेप्शन से तंग ना करे, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़ी सी हैं, उन्हीं को याद कर लेना है हमने और हमें मुश्किल ही नहीं होगी। क्योंकि देखें एक्सेप्शंस भी तो ये तो नहीं कि पूरी की पूरी इतनी लंबी लिस्ट है कि जितनी एसिडिक और बेसिक की है। एक्सेप्शंस हमेशा थोड़ी सी होती हैं, तो आपने इनसे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स। आपके जो एम्फोटेरिक हैं ये एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं क्योंकि ये एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, लेकिन इनसे डरने वाली कोई बात नहीं होती। थोड़े से हैं, उनके नाम याद कर लें और जब आप उनके सोल्यूशंस को स्टडी करेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगी कि उनके सोल्यूशंस किस तरह रिएक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास नॉन मेटल्स में कौन से होते हैं और मेटल्स में। जी हाँ, आपका पीरियोडिक टेबल मेटल और नॉन मेटल में डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना। आपके मेटल वाली साइड पे भी कोई ना कोई एम्फोटेरिक की एक्सेप्शनल केस निकल आएगा और नॉन मेटल वाली साइड पे भी, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस हर जगह केमिस्ट्री में मौजूद हैं, ये बात हमने पढ़ ली थी। आए थोड़ा सा इस एक्सेप्शनल केस को आज स्टडी करते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल का स्टार्ट करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में शुरू में क्योंकि मेटल्स प्रेजेंट हैं, तो मेटल ने जब बर्निंग करनी है, आपने ऑक्सीजन ऐड करनी है, तो मेटल के बन जाएंगे ऑक्साइड्स। और मेटल ऑक्साइड्स में जो हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं उनमें हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अभी याद कर लें, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे लेकिन थोड़ी ही देर बाद। अभी आपने याद रख लेना है कि जिंक कहाँ पे प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। अगर आपने सारे लेक्चर्स गौर से सुने हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो आपके वैसे तो ग्रुप 1, 2 जो बेसिक ग्रुप्स हैं उनमें नहीं होते, वो अलहदा से पीरियोडिक टेबल में मिडल में करके प्रेजेंट होते हैं। जिंक आपका उसी तरह का एक मेटल है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक ऑक्साइड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं एज एम्फोटेरिक, और साथ ही साथ एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। 9th में पढ़ा था हमने एल्यूमिनियम। हमने पढ़ा था कि जो हमारा एल्यूमिनियम है ये हमारे पास या तो ओल्ड पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात करें तो 3rd ग्रुप में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात करें तो 13, लेकिन क्योंकि एंड पे डिजिट 3 का ही आ रहा है इसलिए आपने याद रखना है। मैं दोनों पीरियोडिक टेबल्स के नंबर इसलिए बताती हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि बेशक नंबरिंग चेंज हुई है, जो एंड पे डिजिट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही डिजिट डिसाइड करता है कि उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं।
खैर ये तो हमारे टॉपिक से हट के बात हो गई। अभी हम बात करते हैं जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थोड़ी देर में, लेकिन अभी देखेंगे कि नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कौन से हैं जो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। कुछ तो समझदार स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी तक इतने गौर से लेक्चर सुने हैं, वैसे अगर आपने सिर्फ लेक्चर ही सुने हैं ना और नहीं भी पढ़ा तो भी आपको याद हो गया होगा वाटर। वाटर आपका हमेशा 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 एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही रहेगा। वाटर में एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। अब हम बात जब करते हैं वाटर की तो कुछ स्टूडेंट्स के ज़हन में आता है कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की जब बात की तो हाइड्रोजन तो हमारे पास प्रेजेंट था फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप के ऊपर लिखा है ना, बिल्कुल पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। ये किधर से नॉन मेटल्स में आ गया? नॉन मेटल तो वो थे जो पीरियोडिक टेबल में हम गए, आगे जब पढ़ा पीरियोडिक टेबल को तो पता लगा कि राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि पहले जो शुरू के ग्रुप्स हैं ना, बेशक वो मेटल्स हैं। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, उसकी सिर्फ प्लेसमेंट पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट में इसलिए क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और हमारा पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल क्योंकि एटॉमिक नंबर की बेस पे बना हुआ है, इस वजह से उसकी प्लेसमेंट आपके मेटल्स के साथ है। लेकिन आपने याद रखना है हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो जो पूरा का पूरा वाटर है हमारे पास एम्फोटेरिक हो जाएगा। ये ऑक्साइड्स वो हैं जो एम्फोटेरिक है। मेटल में जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नॉन मेटल में पहला आ गया वाटर, दूसरा आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो याद होगा आपको, हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। नॉन मेटल ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, एसिडिक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास एम्फोटेरिक होता है। ये बात याद रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाएगा तो वो तो आपके पास एसिडिक है ना, लेकिन आपने जब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करनी है वो है एम्फोटेरिक। साथ ही बात कर लेते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के लिए भी याद रखना है कि ये एम्फोटेरिक है। देखें 5 तो एग्जाम्पल्स हैं सारी, इतनी ज़्यादा तो हमारे पास एग्जाम्पल्स भी नहीं है जिनको हम याद करें और हम कहें कि ओहो बहुत मुश्किल काम है। आपके पास एक्सेप्शनल केसेस जितने होते हैं ना केमिस्ट्री के, वो कभी भी मुश्किल नहीं होते, कभी भी डिटेल में नहीं होते, वो होते ही इतने थोड़े हैं कि वो आराम से याद हो जाते हैं। तो हमसे पेपर में पूछ लिया जाएगा अगर क्या हमारे पास जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या साथ ही साथ वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इन 5 में से किसी का भी नाम दिया हो, आपने याद रखना है कि ये एम्फोटेरिक है। यही 5 इंपॉर्टेंट हैं, यही 5 पे पेपर में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में हमने बात की थी, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, वही रिपीट पे बार बार पेपर में भी आती हैं, क्योंकि वही हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस या और बड़े प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। तो केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट्स उनको लाजमी याद कर लें, उनको याद कर लेंगे तो केमिस्ट्री वैसे ही आसान हो जाएगी। अभी हमने बात की कि मेटल ऑक्साइड्स में जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो वैसे तो मेटल्स के बनते हैं लेकिन बेसिक नहीं है, सिर्फ बेसिक भी हैं, एसिडिक भी हैं, एम्फोटेरिक हैं इसका मतलब। और साथ ही साथ हमने जो नॉन मेटल्स की बात की जिसमें वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तीनों आपके एम्फोटेरिक हैं, नॉन मेटल से बनते हैं, एम्फोटेरिक हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एसिडिक भी होंगी, बेसिक भी होंगी। वाटर पे तो हम बात करेंगे और थोड़ी लंबी बात करेंगे और देखेंगे कि वाटर किस तरह से हमारे पास इतना शानदार कोई प्रोडक्ट है कि जिसमें इतनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। आएंगे वाटर पे भी। अभी हम बात करते हैं जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा इंपॉर्टेंट है, इन पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। अब हम इनके रिएक्शंस देखेंगे और समझेंगे कि आपके पास अगर जिंक ऑक्साइड है तो ये किस तरह एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर शो करता है, साथ ही साथ अगर एल्यूमिनियम है तो वो किस तरह शो करता है। सबसे पहले आपने जिंक ऑक्साइड का जो रिएक्शन करवाना है ना, वो हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहा था आपको मैंने पहले, ये HCl H2SO4 2 इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, याद कर लो। इंपॉर्टेंट हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इनको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं। अब होगा क्या कि आपके पास जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, हम कह रहे हैं कि HCl एसिड है, कह नहीं रहे, वैसे भी हमें पता है कि HCl एसिड है, तो जिंक ऑक्साइड आपके इस रिएक्शन में बन जाएगा बेस। सबसे पहले एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और हमेशा बनाएंगी वाटर, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। हमेशा बन जाएगा आपका वाटर, तो वाटर आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने एसिड और बेस जिस रिएक्शन में देखा नहीं के साथ वाटर लिख दिया करो। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है हमारे पास एक बनता है सॉल्ट, दूसरा बनता है वाटर। अब आपने देखा कि हमने ये वाला हाइड्रोजन भी यूज़ कर लिया जो हमारे पास HCl में है, ठीक है, और साथ ही साथ हमने ये ऑक्सीजन भी यूज़ कर लिया जो जिंक ऑक्साइड में है। इनको हमने मिला के ही तो वाटर बनाया है। अब हम देखेंगे पीछे रह क्या जाता है। पीछे स्टूडेंट्स आपके पास रह गया है जिंक बेस वाली साइड पे,
और क्लोराइड रह गया एसिड वाली साइड पे। जो चीज़ें रह जाती हैं उनको हम मिला के अपना दूसरा प्रोडक्ट बना देते हैं। ये ट्रिक हमने पहले भी पढ़ी थी। तो आपके पास बन जाएगा जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड आपका सॉल्ट है। अगर एसिड के साथ जिंक ऑक्साइड आपको सॉल्ट दे रहा है प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब है कि ये एसिड के साथ बेस बन गया, क्योंकि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तब तब आपका सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट्स पे हमने जब मजीद बात करनी है ना, ये बात आपको तब बहुत अच्छी समझ आ जाएगी एसिड्स और बेसिस का। लेकिन जनरल रिएक्शन ये है, जब भी एसिड रिएक्ट करेगा बेस से या बेस रिएक्ट करेगी एसिड से, तो आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेंगे वो होंगे दो। एक हो जाएगा वाटर, दूसरा हो जाएगा सॉल्ट। ये तो हमने बात की कि अगर जिंक ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर जिंक ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो जिंक ऑक्साइड हम लेते हैं, और जिंक ऑक्साइड की ही क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो मैं इसको अटैच करवा देती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट बेस, डोंट फॉरगेट इट। इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे HCl और H2SO4 एसिड्स को याद रखना है, वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिस को भी याद रखना है। सबसे पहले अगर ये आपकी बेस है तो आपके पास जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा इस दफा, एसिड। एसिड और बेस रिएक्ट करें और वाटर ना निकले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि आपका जो बेस में हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, ये बेस में आप देख रहे हैं ये है हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमारे पास बन गया रिजल्टेंट कंपाउंड वाटर। जो चीज़ें पीछे रह जाती हैं हम उनको कर देते हैं अटैच। लेकिन यहाँ पे है एक छोटी सी ट्रिक। यहाँ पे अब आपने सोचा होगा कि जो ट्रिक हमने पढ़ी है वो हम ये करेंगे कि जो हमारे पास रह गए रिएक्टेंट साइड पे चीज़ें उनको अटैच करेंगे, नया प्रोडक्ट बना देंगे। ऐसे लेकिन होता नहीं है। मैंने अभी बात की केमिस्ट्री हो और एक्सेप्शन से तंग ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शनल केस ये आता है कि जिंक ऑक्साइड के सारे ऑक्सीजन यूज नहीं हुए वाटर में, कुछ रह गए हैं। ठीक है, जो कुछ रह गए हैं ना उनको अब हमने क्या करना है कि अटैच कर देना है इसी जिंक के साथ और सोडियम के साथ जो हमारे पास चीज़ें रह गई हैं। तो हमारे पास आ जाएगा Na2 जिंक और साथ में O2। इसका नाम हमारे पास सोडियम जिंकेट भी है। इस कंपाउंड का नाम सोडियम आता है इसलिए यहाँ लिखेंगे सोडियम। फिर इसके अंदर आता है जिंक तो साथ लिख देंगे जिंक। और क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है तो केमिस्ट्री की थोड़ी सी जुबान भी सीख लेते हैं कि हमने जिंक के साथ लिख देना है 8। सोडियम जिंकेट आपका इसका पूरा नाम बन जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड का ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर ये पेपर में नहीं भी पूछा जाता तो भी याद रख लो कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं वाटर के अलावा। जिंक ऑक्साइड की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली कि कैसे जिंक ऑक्साइड को आपने HCl के साथ मिलाया तो ये बन गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनी, सॉल्ट बन गया। साथ ही साथ आपने याद रख लेना है कि अगर आपने इसी जिंक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस के साथ मिलाया तो इसने रिएक्ट किया एज एसिड। इसी तरह का रिएक्शन एल्यूमिनियम का पढ़ाती हूँ और देखिएगा कि कितना सिमिलर बिहेवियर है। मतलब एक्सेप्शंस होती हैं केमिस्ट्री में, लेकिन ये फिर एक्सेप्शंस भी एक जैसी हो जाती हैं। मतलब एक्सेप्शनल केसेस आपके इतने सिमिलर होंगे कि फिर आप कहेंगे अच्छा ये तो याद रखना ज़्यादा आसान होंगे क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस तो चलो एक जैसे हैं ना। हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यहाँ पे मैं ले लेती हूँ। हमने क्या बात की थी कि ये एम्फोटेरिक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैं उसी तरह से रिएक्ट करवा दूंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपकी बेस है और अगर ये बेस है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास यहाँ बन जाएगा एसिड। रिजल्ट में क्या होगा कि एसिड हो बेस हो वाटर ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने क्या किया है कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में से OH उठाया है और साथ ही एल्यूमिनियम में से हमने उठाया है ऑक्सीजन, और इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमारे पास एक कंपाउंड एक प्रोडक्ट बन गया वाटर। हमने बात की कि बेस के हाइड्रोक्साइड आयन यूज हो गए तो हमारे पास वाटर बन गया। चलें ठीक है, वाटर बन गया। लेकिन क्या हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन सारे यूज हुए? नहीं। जिंक की तरह यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा और प्रोडक्ट ये होगा कि सोडियम और एल्यूमिनियम को हमने मिलाना तो है ही साथ हमने क्या करना है, ऑक्सीजन भी साथ अटैच कर देना है। तो जो आपके पास रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो होगा सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन। इसको नेम कर देते हैं क्योंकि हम केमिस्ट हैं और हमें केमिस्ट्री के नाम रखने आने चाहिए। सोडियम है आपके कंपाउंड में तो सबसे पहले आपके पास आ गया सोडियम। फिर है आपके कंपाउंड में एल्यूमिनियम तो आपने लिखा एलम लिख के ना यहाँ रुक जाया करो।
हम इसको पूरा करते हैं 8 से, याद रखना है ऑक्सीजन हो और आपने इसको पूरा ना किया 8 से ना तो बात नहीं अच्छी होगी, क्योंकि नेमिंग हम पढ़ रहे हैं, नेमिंग हम समझ रहे हैं कि केमिस्ट्री की किस तरह से करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने इसका नाम रख देना है एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट आपका नाम हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट आपका ये पूरा नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का जो कि आपके पास प्रोडक्ट बने। 8 इसलिए अटैच किया क्योंकि इसके अंदर भी O2 है और हमने सोडियम जिंकेट में भी O2 था, इस वजह से 8 अटैच कर दिया था। आपके लिए यहाँ पे एक छोटी सी टास्क है, छोटा सा, जिसमें आपने ये देखना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा। ये आपका टास्क है, आप उस रिएक्शन को देखें, उसको समझें और ये देखें कि क्या आपको समझ आती है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक क्यों है। हमारा ये जो लेक्चर है ये यहीं पे है, आपने बस ये याद रख लेनी है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अभी अभी आपको बताई कि मेटल ऑक्साइड्स में 2 मेटल ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक है, एक है जिंक ऑक्साइड और दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि इंपॉर्टेंट है, उनके रिएक्शंस भी हमने पढ़े। नॉन मेटल ऑक्साइड में आपके पास 3 हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक है। वाटर इतनी दफा जिक्र किया है, अब तो हमें याद हो गया कि वाटर जी बहुत ही अच्छी चीज है, एसिड के साथ बेस बन जाता है, बेस के साथ एसिड बन जाता है, और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास एम्फोटेरिक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एसिडिक होगी। ये बात आपने याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन आता है, आंसर भी पता होता है, लेकिन जल्दी जल्दी में दोनों कंपाउंड्स आपको अगर एमसीक्यू में दिए हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो स्टूडेंट्स ये नहीं देखते कि पता नहीं वो छोटा सा 2 ऑक्सीजन के साथ लिखा हुआ है कि नहीं। तो क्या होता है कि पेपर में क्वेश्चन आता है आपके पास कि आप बताएं इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एम्फोटेरिक है। आंसर हमें आता होता है, लेकिन मसला क्या हो जाता है कि हमें ना जल्दी करने की बहुत आदत है। जब आंसर आता हो ना वैसे ही बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि वहाँ इसका आंसर तो आता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ये नहीं देखते कि 2 छोटा सा लगा हुआ है साथ के नहीं, और फौरी गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करके कर देते हैं पेपर को पूरा, और फिर बाद में पछताते हैं कि गौर से देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन गलत ना होता। इससे आपने याद रखना है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड ऐसा जो कि एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक की हमने बात की और जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो हमने बात की कि जिंक ऑक्साइड किस तरह से बेस भी बन जाता है और एसिड भी बन जाता है। आपने देख लिए दोनों रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि दोनों में सॉल्ट और वाटर बन रहा है साथ साथ। इस तरह से सोडियम जिंकेट एक एक्सेप्शनल केस का रिएक्शन था, वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड आया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमने बेस के साथ तो इसका रिएक्शन देखा और सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया, लेकिन यहाँ पे आपके लिए टास्क है, आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ऐसा रिएक्शन ढूंढना है इसमें ये बेस के तौर पे एक्ट कर रही है, और फिर समझें कि आपको क्या उस रिएक्शन की समझ आती है कि ये किस तरह बेस के तौर पे एक्ट कर रही है। यहाँ पे हमारा लेकिन ये वाला जो टॉपिक है वो एंड होता है। आपने बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स नहीं भूलने। एम्फोटेरिक के नाम याद कर लो, पहले 20 एलिमेंट्स याद कर लो, पीरियोडिक टेबल के मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी। हर चीज़ का रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। केमिस्ट्री को जब हम समझ लेते हैं ना, आधी चीज़ें हमें आ जाती हैं समझ, और बाकी आधी चीज़ें हमें खुद ब खुद हो जाती हैं याद। इसीलिए आपने इसी तरह से इसको लेके चलना है। इन रिएक्शंस को देख लो, इस टास्क को सॉल्व करो जो मैंने दिया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखो कि ये बेस के तौर पे कैसे रिएक्ट करती है, और जो अभी हमने पढ़े हैं उनको दोबारा से रिवाइज करें। तो जी स्टूडेंट्स, देखा आपने एम्फोटेरिक किस तरह के होते हैं। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एग्जांपल्स याद रखनी है आपने, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी याद रखना है। ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें, थोड़ी सी एक्सेप्शनल केसेस थे, याद कर लें। ईजी सी चीज़ें, मुश्किल चीज़ें तो कोई है नहीं। अभी आपको मैंने जो टास्क दिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिएक्शन का, वो आपने लाजमी देखना है और ये भी देखना है कि आपको समझ में आता है कि नहीं। यहाँ तक हमने बात करनी थी ऑक्साइड्स की, उनके एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक बिहेवियर की। इससे आगे भी और भी बातें हैं, लेकिन बातें आज यहीं पे ख़त्म होंगी। आप इनको रिवाइज करें, दोबारा देखें, एक दफ़ा दोबारा लाजमी सॉल्व करें, माइंड में दोबारा लाजमी रिपीट करें, फिर ये बहुत अच्छा याद हो जाएगा। आप इनको रिवाइज करें। तब तक अभी हम चलते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।